का चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे आदित्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। धीरज प्रोफेसर शाह को आवाज देता है, सर। मानो धीरज प्रोफेसर शाह से कह रहा हो कि मुझे इस आदित्य से बचाओ, पर प्रोफेसर शाह इशारे से धीरज से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं यहां, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। धीरज प्रोफेसर शाह की बात पर भरोसा करके अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि आदित्य उसकी नाड़ी देख सके, लेकिन आदित्य धीरज के हाथ को छोड़कर उसके गले की नब्ज पर अपनी 2 उंगलियां रख देता है। आदित्य को ऐसा करता देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं प्रोफेसर शाह मन ही मन सोचते हैं, ये आदित्य बस ड्रामा करना जानता है और कुछ नहीं। अब आदित्य अपनी आंखें बंद करता है और बस 10 सेकंड के बाद अपनी उंगलियां धीरज के गले से हटा लेता है। फिर वो प्रोफेसर शाह की तरह धीरज के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखने चला जाता है। इस बीच ललित के लिए और इंतजार करना मुश्किल हो चुका था। वो बेसब्री से जानना चाहता था कि किसने क्या सॉल्यूशन निकाला और कौन ये चैलेंज जीता। ललित जल्दी से जाकर आदित्य का लिखा डायग्नोसिस पढ़ता है, जिसमें आदित्य ने लिखा था कि धीरज के शरीर में 24 घंटे जलन का एहसास होता है और उसकी रीढ़ की हड्डी के पास एक करंट जैसा महसूस होता है। ये पढ़ते ही ललित आदित्य से कहता है, ये डायग्नोसिस है या कोई कॉमेडी स्क्रिप्ट? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस देते हैं, प्रोफेसर शाह को छोड़कर, क्योंकि प्रोफेसर शाह ने भी अपने डायग्नोसिस में वही बात लिखी थी। प्रोफेसर शाह को इतना तो समझ में आ जाता है कि आदित्य को उन्होंने जितना कच्चा समझा था वो उतना कच्चा है नहीं। ललित प्रोफेसर शाह से पूछता है, प्रोफेसर, क्या आप आदित्य के लिखे डायग्नोसिस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? ये सुनकर प्रोफेसर शाह बड़ी ही चालाकी से सबके सामने एक नई बात रखते हैं। वो कहते हैं, डायग्नोसिस में तकलीफ तो बहुत लोग पकड़ लेते हैं, पर मेन बात होती है उस तकलीफ का इलाज ढूंढना। प्रोफेसर शाह की बात सुनकर आदित्य थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर प्रोफेसर शाह आगे कहते हैं, धीरज को जो तकलीफ है उसका इलाज मैंने एक बार पहले भी करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकामयाब हुआ था। तो अब देखना यह है कि आदित्य क्या करता है, इलाज या झाड़ू पोंछा। प्रोफेसर शाह की बात पर फिर से सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ललित अब प्रोफेसर शाह का लिखा प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने लगता है, जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि अगर धीरज रोजाना गेहूं का रस पीता है, लाल चंदन के तेल की रोज अपने शरीर पर मसाज करके हफ्ते में 1 दिन सिर्फ ककड़ी, 1 दिन सिर्फ दूध, 1 दिन सिर्फ दही और 1 दिन सिर्फ सूरजमुखी के बीज खाता है, तो 6 महीने के बाद धीरज का दर्द खत्म हो सकता है। ये सुनते ही धीरज खुशी से झूम उठता है और प्रोफेसर से कहता है, मैं सारे इलाज करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं वो सब खाऊंगा, बस एक बार मुझे इस दिन रात की जलन से छुटकारा मिल जाए। प्रोफेसर शाह आदित्य को एक नजर देखते हैं, मनो आदित्य से कह रहे हो, इस बार तुम गलत आदमी से भिड़े हो आदित्य। और फिर वो ललित की तरफ देखते हुए कहते हैं, आदित्य ने भी तो कुछ इलाज लिखा होगा ना अपने प्रिस्क्रिप्शन में, जरा वो भी सुन लेते हैं। इस समय प्रोफेसर की आवाज में आदित्य को नीचा दिखाने का भाव साफ साफ सुनाई दे रहा था। प्रोफेसर की बात सुनकर ललित भी मजा लेते हुए आदित्य के लिखे पन्ने को आगे पढ़ना शुरू करता है। आदित्य ने लिखा है भैरव चक्र पद्धति। अब ये क्या है? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन इसके उलट प्रोफेसर शाह के चेहरे की हंसी एकदम से गायब हो जाती है, बल्कि उनके चेहरे पर एक डर सा छा जाता है। आखिर ये भैरव चक्र पद्धति है क्या, और इसके बारे में आदित्य को कैसे पता? क्या इस बात का पता प्रोफेसर लगा पाएंगे, या आदित्य को अपना गुलाम बनाकर रखने की बात करने वाले प्रोफेसर शाह खुद ही आदित्य के गुलाम बन जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए लव, लक और लॉकेट, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए पॉकेट एफएम कॉइन्स खरीदिए। Thanks. संजय धीरे धीरे नेहा के करीब जाने लगा।
नेहा की तेज धड़कनें संजय की कानों में बखूबी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे संजय के अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। संजय और नेहा दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ चुके थे और फिर संजय ने धीरे से नेहा के कानों में कहा, आई लव यू सो मच नेहा। और ये सुनते ही नेहा ने भी कहा, आई लव यू टू संजय। रूम में बालकनी के ठीक ऑपोजिट रखी टेबल पर नेहा और संजय की ड्रिंक रखी हुई थी। दोनों के बीच चल रहे इन रोमांटिक मोमेंट्स के दौरान एक अनजान शख्स धीरे धीरे अपने कदम उस टेबल की तरफ बढ़ा रहा था। उस शख्स ने अपने आप को बखूबी छुपाते हुए नेहा की ड्रिंक में एक टैबलेट डाल दी और वहां से दबे पांव वापस निकल गया। उस ड्रिंक को पीने के बाद नेहा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और तभी संजय का एक फोन कॉल आ गया और उसे अर्जेंटली पार्टी में वापस जाना पड़ा। इधर नेहा खुद को संभालना तो बहुत चाहती थी, पर उसका दिमाग और शरीर साथ नहीं दे रहे थे और कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि एक हाथ धीरे धीरे उसकी ड्रेस की जिप की तरफ बढ़ रहा था। उस सख्त हाथ को नेहा ने एक्साइटमेंट में रोकने की कोशिश भी की, पर रोक ना सके और फिर उस रात वो सब कुछ हो गया जो होना शायद लाजमी नहीं था। आधी रात लगभग 3 बजे जब उस आदमी का एक फोन बजा तो उस पर बात करने के बाद वो अचानक से उस कमरे से चला गया। वो इतनी जल्दी में था कि उसने अपनी टाई वहीं बिस्तर पर छोड़ दी, पर नेहा तो अब भी बेहोश हालत में बिस्तर पर ही पड़ी थी। 2 दिन पहले नेहा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगने की खुशी में उसके पिता दिनेश ने अपने घर में पूजा रखी थी। नेहा हमेशा से ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग थी, जो बचपन से ही मेहनत करने पर विश्वास करती थी। उसके इसी अंदाज पर खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर संजय खुराना उस पर फिदा था। संजय और नेहा पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और 4 महीने पहले ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी। आज पूजा में पिता दिनेश ने संजय और उसके परिवार को भी बुलाया था। जीजू, अब आप ही समझाओ ना दीदी को, इसकी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, अब तो इसे एक बड़े होटल में पार्टी देनी चाहिए। नेहा की सौतेली बहन कनिका ने जिद करते हुए संजय से कहा, अरे तुम्हारी दीदी क्या डिसाइड करेंगी? नेहा का सिलेक्शन हुआ है तो पार्टी मेरी तरफ से, वैसे भी हम अलग थोड़ी ना है। संजय ने कनिका से कहा, तो फाइनल रहा दीदी की पार्टी जीजू के होटल में। ये इट विल बी सो मच ऑफ फन, कनिका ने उछलते हुए कहा। कनिका के चेहरे पर अपनी बहन और उसके मंगेतर को देखकर स्माइल तो थी, पर उसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी। 2 दिन बाद संजय के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पर होटल का डेकोर, खाना, म्यूजिक सब कुछ नेहा की पसंद का अरेंज किया था। सच में